हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। आज हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करना है। इवन कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें आज थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे करनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिराइव द श्रोडिंगर इक्वेशन। हालांकि यहाँ पर एक कैच पॉइंट ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कि हम उसको डेरिवेशन कहते हैं, एक्चुअल में वो डेरिवेशन ना होकर के वो ऐसा है कुछ कि ठीक है, आप किसी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स और de Broglie और आइंस्टीन सबके रिलेशन को यूज करके आप समहाउ उसको फॉर्मुलेट कर देते हो। बट एक्चुअल में श्रोडिंगर की इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक द न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन। ह्यूरिस्टिक डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को एज इट इज डिराइव नहीं कर सकते। ये कह लो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या डिराइव करना है, वो एज इट इज एक इक्वेशन है। मे बी इट इज अ कंफ्यूजिंग थिंग, बट जैसे से अगर आप आगे पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स को, देन यू विल रियलाइज दैट कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज वेरी मच लाइक द एफ इज इक्वल टू एम ए। जैसे ऐसे हम लोग न्यूटन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन पढ़ते हैं। तो हम इस इक्वेशन को किसी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव नहीं करते हैं हम। हाँ ठीक है, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट की डायमेंशन राइट की डायमेंशन सेम है, वो सब चीज़ें तो कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्टिफाई दिस। सो इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी केस है हमारे सामने है, और इस केस में हम पढ़ते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक तरह से सीधे तरह से हम लिख सकते हैं। खैर, आते हैं अपने श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेशन पर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की शुरुआत क्यों हुई, ये इक्वेशन है किस बात की इक्वेशन? तो आप ये समझिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक वेव इक्वेशन है। इट इज जस्ट लाइक अ वेव इक्वेशन। अब आप कहोगे सर वेव इक्वेशन की बात क्यों आ गई? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई गई थी मैटर वेव के लिए। हमने पढ़ा है कि de Broglie ने हमें बताया कि एक मैटर वेव जैसी चीज़ होती है, पार्टिकल के साथ एक मैटर वेव जुड़ी होती है। तो अगर मैटर वेव जुड़ी है तो एक पीटर डिबाई हुए थे, तो प्रोफेसर पीटर डिबाई ने श्रोडिंगर से कहा कि इफ देयर इज अ वेव देन देयर मस्ट बी अ वेव इक्वेशन। बहुत ही लॉजिकल बात थी। तो उस वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ही श्रोडिंगर ने इस पूरे डेरिवेशन को उन्होंने फॉर्मुलेट किया। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल जिसका मास m है, और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पार्टिकल को कॉरेस्पॉन्ड करती हुई जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, इस पार्टिकल की कॉरेस्पॉन्ड करती हुई मैटर वेवलेंथ लैम्डा है। तो अब इसको हम अगर वेव फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें इसकी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वेव फॉर्म में वी में राइट आप लिख सकते हो कि वी में राइट इक्वेशन, वी में राइट रिलेशन, एक रिलेशन लिख सकते हैं। और ये रिलेशन किसके लिए होगा? वेव फंक्शन के लिए होगा, क्योंकि इस वेव की सारी प्रॉपर्टी इस वेव फंक्शन में है। तो वेव जो होगा इट विल बी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम फॉर द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। हम मान लें कि हमारी पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सारी एनालिसिस उसी डायरेक्शन में होगी। तो साई विल बी सम कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ये किसी वेव को लिखने का हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लिखने का मतलब है कि आप e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इस तरह से लिख रहे हैं। तो इसी जो e की पावर लिखी जाती है इसी को मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख दिया। तो सबसे शुरुआत में ये हमारी इक्वेशन है जिसको कि हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। और ये हमने कैसे लिखी? हमने वेव इक्वेशन की देखा देखी इसको लिख दिया इसको यहाँ पर। ओके, सो लेट अस थिंक कि सिंस ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई टाइम फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होता है। और वेलोसिटी जो होती है वेव की, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम वेवलेंथ, ये भी आपने पढ़ा है। सो आपके पास फॉर्मूला कैसे हो गया? वेव फंक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, आप लिखोगे माइनस आई, इसकी जगह आप लिख दोगे 2 पाई न्यू, ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू, टी एक्स v बराबर न्यू लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं? a एक्सपोनेंशियल माइनस आई कर दें 2 पाई न्यू। ऐसा करते हैं न्यू को बाहर निकाल देते हैं। तो न्यू को बाहर निकालोगे तो न्यू बाहर आ गया, यहाँ से तो न्यू है नहीं, तो न्यू टाइम t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। आपने ऐसा कर दिया, इस न्यू को न्यू से कैंसिल हो गया। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके पास बचेगा a एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 2 पाई टाइम आई, और यहाँ से आ जाएगा न्यू टाइम t माइनस एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, ये एक फॉर्मुलेशन हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर
ये जो फॉर्मुलेशन आया है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जो वेव इक्वेशन निकालनी है, इस वेव इक्वेशन के अंदर ये भी बताना होगा कि पार्टिकल वेव होता है, ये भी बताना होगा कि वेव पार्टिकल होता है। सो आप लिखोगे बाय यूजिंग आइंस्टीन प्लैंक रिलेशन, बाय यूजिंग आइंस्टीन प्लैंक रिलेशन। क्या है आइंस्टीन प्लैंक रिलेशन? आइंस्टीन प्लैंक रिलेशन है कि E बराबर फ्रीक्वेंसी टाइम h, या ई एच न्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, आप ऐसे लिखते हो E बराबर एच न्यू। तो यहां से आपके पास न्यू की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन एच। ऑल्सो बाय डिब्रॉय रिलेशन, डिब्रॉय रिलेशन के से आपने क्या देखा है? डिब्रॉय रिलेशन से आपने देखा है कि जो जो आपके पास लेमडा होता है वो होता है h अपॉन पी। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। सो आपके पास अब रिलेशन क्या हो जाएगा? साई फंक्शन ऑफ एक्स टी, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो साई फंक्शन ऑफ एक्स टी है, इट मस्ट बी इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई टाइम आई, और यहाँ पर न्यू की जगह पर आप क्या लिख देंगे? E बाई एच। तो E बाई एच टाइम टी माइनस माइनस अब आप क्या लिखोगे? लेमडा। तो लेमडा देखो यहाँ पर, यहाँ से जहाँ क्योंकि लेमडा डिनोमिनेटर में है, तो यानी कि आपको 1 बाई लेमडा बराबर क्या लिखना पड़ेगा? P बाई एच। इस जगह से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आप लिख दोगे P बाई एच टाइम एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर आ सकते हैं, साई फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल, ऐसा करो बच्चा, 2 पाई यहाँ पर है, h को बाहर ले आओ, आई रखो, तो यहां से हो जाएगा E टाइम टी माइनस पी टाइम एक्स। और हम एक काम कर सकते हैं, एक नया नोटेशन यूज कर दें, एच क्रॉस, जो कि होता है h अपॉन 2 पाई। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पास फॉर्मुलेशन में क्या हो जाएगा? वेव फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई टाइम एच क्रॉस दिस, ये हो गया। तो इस तरह से आपके पास एक पूरा रिलेशन आ गया वेव फंक्शन का। इस तरह से आपके पास एक रिलेशन आ गया वेव फंक्शन का, इक्वेशन नंबर 2। और अब की बार इसके अंदर एनर्जी की भी बात हो रही है, मोमेंटम की भी बात हो रही है। यानी एनर्जी की बात हुई तो आपने आइंस्टीन प्लैंक रिलेशन इस्तेमाल किया, जो कि कहता है कि वेव के पास पार्टिकल बिहेवियर है। मोमेंटम का जब इस्तेमाल किया तो आपने ये बात यूज की है कि वेव की जो मैटर है, यानी जो पार्टिकल, उसके पास वेव बिहेवियर है। तो हमारा जो रिलेशन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर इस बात की पूरी बातचीत हो गई है कि वेव बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल एंड पार्टिकल बिहेविंग लाइक अ वेव, इन दोनों चीजों को यहाँ पर लिख दिया गया है। अच्छा, ये जो पूरी क्वेश्चन है ये अभी नॉन रिलेटिविस्टिक है, ये पूरी क्वेश्चन एक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हमने रिलेटिविटी का यूज नहीं किया है। इसको आगे जा करके आपके डिराक होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। और ये भी हम मानते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो फ्री मूविंग पार्टिकल है। अभी हम यहाँ पर एक फ्री मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब हम क्या करेंगे आगे, हमें फर्दर क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। तो आप इसको कर दें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें पोजीशन कोऑर्डिनेट में। तो ये हो जाएगा डेल साई फंक्शन ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो पार्शियल को यूज किया है क्योंकि साई फंक्शन ऑफ टाइम भी है, साई फंक्शन ऑफ एक्स भी है, बट आप जो है सिर्फ और सिर्फ इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ए आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ऐसे ही रहेगा, माइनस आई बाई एच क्रॉस रहेगा, ई टी रहेगा, माइनस पी एक्स रहेगा। और अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ऐसे तो होता है डिफरेंशिएशन। तो ये चीज तो वही आ गई जो फंक्शन है आपका एक्स टी। भाई ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म तो आपका वेव फंक्शन ही है जो आपने यहाँ पर देखा ही है। इसको देखो क्या होगा यहाँ पर, सो तो आई बाई एच क्रॉस तो रहेगा ही, और ये 0 हो जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो यही टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा आई टाइम पी बाई एच, सॉरी बाई एच, नॉट एच क्रॉस वेव फंक्शन एक्स टी। इसको हम थोड़ा सा बेहतर लिख दें तो आपके पास अगर लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिख सकते हैं आई टाइम एच क्रॉस पी टाइम वेव फंक्शन एक्स टी। और यहां से हम एक टर्म निकाल सकते हैं, पी टाइम वेव फंक्शन इज बेसिकली एच क्रॉस अपॉन आई
डेल साई बाई डेल एक्स। और अगर हम इसको माइनस आई से मल्टीप्लाई करें, आई से डिवाइड करें, तो आपके पास आई स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आपके पास जो टर्म बचेगा इट इज पी वेव फंक्शन टाइम पी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस आई डेल साई बाई डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ पे आपको ये ऐसे और अच्छी मतलब आगे की अगर क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ें, आगे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि ये जो टर्म है ये ऑपरेटर मैकेनिज्म, ऑपरेटर फॉर्मुलेशन को हमारा शो करता है। तो इसको भी एक जगह पे कहीं आप अपने पास रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे, तो आई टाइम पी एच क्रॉस तो था ही, फिर से आपका डी साई बाई डी एक्स होगा। और आपने देखा है कि जब एक बार डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था, तो आई पी बाई एच क्रॉस आया था। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही आएगा, आई पी बाई एच क्रॉस, और वेव फंक्शन वैसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वेव फंक्शन, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया है। इसे लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर जो माइनस माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वेव फंक्शन एक्स टी। तो ये डबल डिफरेंशिएशन करके यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर हमें पी स्क्वायर साई वेव फंक्शन लिखना है तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा माइनस एच क्रॉस डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो एक तो वेव फंक्शन पी टाइम वेव फंक्शन लिखा, एक पी स्क्वायर टाइम वेव फंक्शन लिखा, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट कर ली। ऑल्सो एक और काम कर सकते हैं, ऑल्सो डेल साई बाई डेल टी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मेरा मतलब है आपको वेव फंक्शन को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करना है। कर लीजिए, इसको भी यहीं पर ही कर सकते हैं। तो आपके पास ए एक्सपोनेंशियल क्या था, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टाइम टी माइनस पी टाइम एक्स, इतना था ही। और फिर आपको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टाइम टी माइनस पी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये तो फिर से हमारा वेव फंक्शन आ जाएगा एक्स टी। ओके, इसका क्या होगा, तो इससे माइनस आई बाई एच क्रॉस आपके पास आएगा, और यहाँ से ई आ जाएगा, यहाँ से ई आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा एक्स के साथ डिफरेंशिएशन होने में जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस आई टाइम ई अपॉन एच क्रॉस वेव फंक्शन एक्स टी। देन यहाँ तक हो गया। अगेन आप यहाँ पर ये तो काम कर ही सकते हैं, अगर आपको माइनस हटाना है तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर बाई आई कर दो, मतलब आई से मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड कर दिया, तो ई बाई एच क्रॉस साई एक्स टी। तो ये आपके पास ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू ई साई अपॉन आई टाइम एच क्रॉस, क्योंकि ये आई स्क्वायर का माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आपके पास ई टाइम वेव फंक्शन एक्स टी जो है वो आ जाएगा आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है जो काफ़ी अच्छी इक्वेशन है। आई विल जस्ट लेट मी जस्ट चेंज इट। देखो एक इक्वेशन तो ये है, पी की इक्वेशन है, एक पी की इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर की इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है, एनर्जी की इक्वेशन है। एनर्जी की ये हमारी इक्वेशन है। अब हम ये यहां तक करने के बाद अब हम अपने कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जाएंगे। एक आइडियलिस्टिक केस ही है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, जहां फ्रिक्शन वगैरह को नहीं माना जाता है, नहीं कंसीडर किया जाता है, तो आप लिखोगे कि फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम, और मोस्टली जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले सिस्टम्स होते हैं, एटॉमिक सिस्टम्स होते हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं। सो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स टोटल एनर्जी इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी इज, आप ऐसे लिखोगे, द टोटल एनर्जी इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, द टोटल एनर्जी इज दिस। सो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू होती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि पी स्क्वायर बराबर 2m टाइम, अब काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी को आप कुछ भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये क्यों ही लिखना है, लिखना ही क्यों है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज v। सो आपके पास क्या आ जाएगा, सो E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। सो E बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m,
और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ई टाइम्स साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई ओवर 2m प्लस वी टाइम साई। क्या हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी, दिस इज द वैल्यू। यहाँ पर आप देखो इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से 3 थी, क्या 4 थी। 4 में आप देखो पी स्क्वायर साई की वैल्यू आपने क्या रखी, माइनस एच क्रॉस डी टू साई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, 2m तो यहाँ रहेगा ही, 2m डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर वी टाइम साई। यहां से अगर हम ऐसे चाहें तो आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इसको कर दें और माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी टाइम साई, ऐसे लिखते हैं। और ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं इनको कहा जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी थोड़ा टेक्निकल सा नाम है बट इसको आप याद कर सकते हैं। दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यूज कर लिए हैं तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टाइम वेव फंक्शन। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द इक्वेशन जिसको कि हमें डिराइव करना था, ये वही इक्वेशन है। दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर। और इसका एक और नाम है क्योंकि इसमें टाइम हो रहा है, तो दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, जिसमें कि लेफ्ट साइड में आपके पास टाइम वाली चीजें हैं, राइट साइड में आपके पास हैमिल्टोनियन वाली चीजें हैं जो कि आपका स्पेस डिपेंडेंट चीजें हैं। तो इस तरह से हमने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन यहाँ पर डिराइव कर ली।